11 फरवरी साल 2026। देहरादून से ताल्लुक रखने वाले अर्जुन शर्मा हर रोज की तरह सुबह तिब्बती मार्केट में मौजूद परेड ग्राउंड में टेनिस खेलने जाते हैं और 10:30 बजे के आसपास गेम पूरा करने के बाद वापस अपने घर के लिए ग्राउंड से बाहर निकलते हैं और अपनी इनोवा कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक स्कूटी पर सवार दो शख्स वहां पे आते हैं और अर्जुन को गोलियों से भून देते हैं। इससे पहले कि कोई उन्हें पकड़ पाता, वो फौरन ही वहां से फरार हो जाते हैं, जबकि अर्जुन वहीं जमीन पर गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें 3 गोलियां लगी थी। जिसके बाद पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी जाती है और पुलिस जब इस केस फाइल की इन्वेस्टिगेशन करती है तो ऐसे कई राज बाहर आते हैं जिन्हें सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। लेकिन वो क्या है, इसे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, इस केस फाइल की शुरुआत होती है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां अर्जुन शर्मा नाम का एक शख्स अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। अर्जुन की उम्र करीब 42 साल के आसपास थी और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। अर्जुन ने अपना बचपन सिर्फ माता पिता को देखकर ही गुजारा। उनके पास ना तो भाई था और ना ही बहन, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के बहुत ज्यादा करीब थे। अर्जुन के पिता का नाम कर्नल RC शर्मा था, जो इंडियन आर्मी के एक सम्मानित अधिकारी थे और देश की सेवा के दौरान शहीद हो गए थे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें रिटायर्ड भी बताया गया है, लेकिन पुलिस और ऑफिशियल बयानों के मुताबिक वो सेना में सेवा करते हुए शहीद हुए थे। उनकी शहादत और देश के लिए उनके सेक्रीफाइस को देखते हुए भारत सरकार ने शहीद कोटे के तहत उनके परिवार को अमरदीप गैस एजेंसी सौंप दी थी, जो देहरादून के GMS रोड पर कामली इलाके में मौजूद है और देहरादून की सबसे पुरानी और फेमस गैस एजेंसियों में से एक है। कर्नल RC शर्मा की डेथ के बाद इस एजेंसी का कामकाज और परिवार की जिम्मेदारी को पहले उनकी वाइफ बीना शर्मा ने संभाला और फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन अपने पिता की विरासत को चीफ ऑपरेटर के रूप में संभाल रहे थे। वो प्रॉपर्टी डीलिंग और रियल एस्टेट के बिजनेस से भी जुड़े हुए थे। इसी वजह से उनकी गिनती देहरादून के रईसों में होती थी। अर्जुन की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, हालांकि कभी कभी पिता की कमी महसूस होती थी, लेकिन बीना शर्मा उस कमी को भी दूर करने की कोशिश करती रहती थी। वो चाहती थी कि अर्जुन की जल्द से जल्द शादी करा दें ताकि वो अपनी वाइफ के साथ खुश रह सके। इसी सोच के साथ बीना शर्मा ने अर्जुन के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया और अपने रिश्तेदारों से भी कहा कि वो उन्हें कोई अच्छी लड़की बताए। तब उन्हें अभिलाषा के बारे में पता चला, इसलिए बीना शर्मा देर न करते हुए फौरन उसके घर पहुंच गई और अपने बेटे के लिए अभिलाषा का हाथ मांग लिया। अब क्योंकि अर्जुन सेल्फ इंडिपेंडेंट था और परिवार को अच्छे से पता था कि उनकी बेटी को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद आज से करीब 7 से 8 साल पहले अर्जुन और अभिलाषा की शादी हो जाती है और अभिलाषा मायके से देहरादून के पौष इलाके वसंत विहार में यानी अपने ससुराल में आ जाती है। कुछ साल के बाद ये दोनों 2 बच्चों के पेरेंट्स भी बनते हैं, जिनमें एक 5 साल का बेटा था और एक 3 साल की बेटी। इस तरह ये फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। बीना शर्मा भी अपने पोता पोती के साथ अक्सर खेलती थी, उन्हें बाहर घुमाने ले जाती थी। परिवार में न तो खुशियों की कमी थी और न ही पैसों की। अर्जुन की गैस एजेंसी बढ़िया प्रॉफिट दे रही थी, वो हर महीने लाखों रुपए कमाते थे। वहीं जिस घर में वो रहते थे उसकी कीमत भी करोड़ों रुपए की थी। इसी बात से आप अर्जुन की रईसी और शानदार लाइफस्टाइल का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करते थे और अपने शौक भी पूरे करते थे। अर्जुन को टेनिस खेलना बचपन से ही बहुत पसंद था, इसलिए वो हर रोज टेनिस परेड ग्राउंड में तिब्बती मार्केट के ठीक सामने लॉन टेनिस खेलने जाते थे और फिर घर आने के बाद एजेंसी जाते थे। इसी दौरान तारीख आती है 11 फरवरी साल 2026। हर दिन की तरह अर्जुन आज सुबह भी टेनिस खेलने तिब्बती मार्केट पहुंचते हैं, जहां हमेशा की तरह चहल पहल थी। करीब 10:30 बजे तक अपना गेम खत्म करने के बाद अर्जुन ग्राउंड से बाहर निकलते हैं और घर वापस जाने के लिए अपनी इनोवा की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी एक स्कूटी पर 2 आदमी आते हैं और अर्जुन के ऊपर धुआंधार फायरिंग कर देते हैं, जिस वजह से उनको 3 गोलियां लगती हैं, जिनमें से एक सर में और 2 बॉडी के बाकी पार्ट्स में। गोली लगने के बाद अर्जुन लहूलुहान होकर सड़क पर गिर जाते हैं, जबकि गोलियों की गूंज से पूरे इलाके का दिल दहल उठता है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। इससे पहले कि वो हमलावरों को पकड़ पाते, इतने में वो मौका पाकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब क्योंकि अर्जुन शहर के नामी ग्रामी इंसान थे, इसलिए हर कोई उन्हें जानता था। कुछ लोग फौरन अर्जुन के पास भागते हुए जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। साथ ही पुलिस को भी फोन करके सब कुछ बता दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस बिना वक्त गवाए फौरन ही घटना स्थल पर पहुंच जाती है और फिर वहां मौजूद लोग और पुलिस की टीम तुरंत अर्जुन को पास के एक दून हॉस्पिटल में ले जाती है। अर्जुन की हालत बेहद नाजुक थी। अस्पताल में डॉक्टर्स उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हैं,
लेकिन घाव इतने गहरे थे कि उन्हें बचाया नहीं जा सका और कुछ ही मिनट बाद उनकी जान चली गई और डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद पुलिस अर्जुन के परिवार को कॉल करके बता देती है कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनकर अभिलाषा के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और माँ का भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है और वो दोनों फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां अर्जुन की बॉडी देखकर ना तो माँ की आंखों से आंसू रुकते हैं और ना ही पत्नी के। हालांकि पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती है और उनसे ये वादा भी करती है कि अर्जुन को इंसाफ वो दिला कर रहेगी। पुलिस अब पूरे शहर की नाकाबंदी कर देती है और इस सवाल का जवाब ढूंढने में जुट जाती है कि आखिर अर्जुन पर हमला करने वाले थे कौन, उन्हें किसी ने भेजा था या वो खुद ही अर्जुन की जान लेने आए थे। इसलिए अब पुलिस सबसे पहले अभिलाषा से बात करने का फैसला करती है, क्योंकि एक पति अपनी पत्नी से कोई भी बात नहीं छुपाता है और उसे सब कुछ बता देता है। पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है कि शायद अर्जुन ने उनसे अपने किसी दुश्मन का जिक्र किया हो, जिनसे उनकी लड़ाई वगैरह हुई हो और उनसे बदला लेने के लिए ही ये सब करवाया गया हो। इसी सोच के साथ पुलिस अभिलाषा से बात करती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्हें किसी पर डाउट है, क्या अर्जुन का कोई दुश्मन था। तब अभिलाषा किसी बाहर वाले का नाम लेने के बजाय बिना झिझके बीना शर्मा का नाम ले लेती है। जी हाँ, बीना शर्मा, जो अर्जुन की माँ थी। वो हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन दोनों जगह पूछताछ के दौरान उन्हीं का नाम लेती है और पुलिस से कहती है कि उनकी सास ने ही डॉक्टर अजय खन्ना और विनोद उनियाल के साथ मिलकर अपने बेटे को मरवा दिया। ये सुनकर पुलिस को एक बार को तो यकीन ही नहीं होता, क्योंकि एक माँ अपने इकलौते बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। पर अभिलाषा अपनी बात से पीछे नहीं हटती और पुलिस को बताती है कि अर्जुन को पहले भी जान से मारने की धमकियां मिली थी, जिस वजह से सुरक्षा के लिहाज से वो अपनी माँ का घर छोड़कर गढ़ी कैंट में किराए पर रहने के लिए चले गए थे। लेकिन फिर भी वो धमकियां बंद नहीं हुई। अभिलाषा का ये बयान केस की डायरेक्शन को पूरी तरह से बदल देता है। इधर पुलिस की दूसरी टीम अर्जुन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, जहां दून अस्पताल की मॉर्चरी में डॉक्टरों का एक पैनल वीडियोग्राफी के बीच उनका पोस्टमार्टम करता है और रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया जाता है कि अर्जुन की डेथ एक्सेसिव ब्लीडिंग और सर में गोली लगने की वजह से हुई थी। शूटरों ने उन्हें बहुत ही करीब से गोली मारी थी ताकि उनके बचने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। पोस्टमार्टम के बाद अर्जुन का शरीर उनकी पत्नी अभिलाषा को सौंप दिया जाता है और जब वो उन्हें लेकर अपने घर पहुंचती है तो अपने दोनों बच्चों को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं, जो इतनी छोटी सी उम्र में अपने पिता को खो चुके थे। और अभिलाषा ने उन दोनों को संभाला और फिर 5 साल के बेटे ने अर्जुन को मुख अग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। इधर पुलिस अब बीना शर्मा से पूछताछ करने के बारे में सोचती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक माँ से कैसे बात करें, कैसे उससे पूछे कि क्या उसी ने अपने बेटे को मरवाया है, और ना ही उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत था। इसलिए पुलिस पहले एविडेंस जुटाने की कोशिश करती है और तिब्बती मार्केट की ओर आने जाने वाले 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस खंगालती है, जिसमें से एक फुटेज में उन्हें बिना नंबर की स्कूटी पर 2 शख्स दिखाई देते हैं जिन्होंने हेलमेट और मास्क पहना हुआ था। इसके बाद पुलिस आगे की फुटेज को देखती है, जिसमें शूटर्स परेड ग्राउंड से निकलकर सहस्त्रधारा रोड और फिर रायपुर की ओर जाते हुए दिखते हैं और एक जगह फुटेज में उनकी स्कूटी का होलिया और शूटरों की कदकाठी भी साफ हो जाती है। पुलिस अब किसी भी हाल में इन दोनों को पकड़ना चाहती थी ताकि जान सके कि उन्होंने अर्जुन को क्यों मारा है। इसलिए पुलिस घटना स्थल के आसपास वारदात के वक्त एक्टिव रहे हजारों मोबाइल नंबर्स का डेटा निकलवाती है, जिनमें कुछ नंबर ऐसे मिलते हैं जो उस वक्त तिब्बती मार्केट में एक्टिव थे और तुरंत शहर से बाहर जाने की लोकेशन दिखा रहे थे। जब पुलिस ने नंबरों की गहराई से जांच की तो इनमें 2 नाम निकलकर सामने आते हैं। पहला पंकज राणा और दूसरा विनोद उनियाल। दरअसल पंकज पिछले 6 महीने से विनोद उनियाल के घर पर ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और घटना से ठीक पहले और बाद में दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत हुई थी। इन चैट्स को पढ़ने के बाद पुलिस समझ जाती है कि अर्जुन को साजिश के तहत मारा गया है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, ये जानने के लिए इन दोनों शूटर्स को पकड़ना जरूरी था। इसलिए पुलिस शूटरों की तस्वीरें लोकल मुखबिरों और पुराने क्रिमिनल्स को भेज देती है ताकि अगर ये दोनों कहीं दिखे तो वो बता सके। 12 फरवरी साल 2026 की देर रात एक मुखबिर पुलिस स्टेशन में फोन करता है और पुलिस को बताता है कि इन दोनों शूटर्स का नाम पंकज और राजीव है और ये दोनों एक बिना नंबर की स्कूटी से देहरादून छोड़कर मुजफ्फरनगर भागने की फिराक में है। ये सुनकर पुलिस फौरन ही उत्तर प्रदेश की पुलिस को कांटेक्ट करती है और उन्हें पूरी बात समझाती है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के एसओजी ने रोड पर नाकेबंदी कर दी और एक एक शख्स को रोक कर चेक करने लगी। रात के अंधेरे में जैसे ही पुलिस ने एक स्कूटी को रोकने का इशारा किया, आरोपियों ने पुलिस पर सीधा हमला बोल दिया। खुद को घिरा हुआ देखकर शूटरों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और भागने के लिए करीब 2-3 राउंड फायर किए, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और पंकज और राजीव के पैरों में गोलियां लगी, जिससे वो मौके पर ही गिर पड़े।
इसके तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया और घायल हालत में दोनों को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू हुआ। पंकज और राजीव के पास पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया 7.65 mm का पिस्टल, कारतूस और स्कूटी बरामद की, और जब वो स्टेबल हो गए तब पुलिस ने उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। हालांकि शुरुआत में दोनों कुछ भी बताने को राजी नहीं थे, लेकिन जब उनसे सख्ती से सवाल जवाब किए गए तब पंकज ने सारा सच उगल दिया और कहा कि हाँ, उन्होंने ही अर्जुन की जान ली है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उनसे ये सब करवाया गया है। जब पुलिस ने दोनों से उस मास्टरमाइंड का नाम पूछा तब उन्होंने बीना शर्मा, विनोद और अजय खन्ना का नाम लिया, और ये वही नाम थे जिन पर अर्जुन की वाइफ अभिलाषा ने शक जताया था। इसलिए पुलिस अब बिना वक्त गवाए फौरन बीना शर्मा, विनोद और अजय को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें थाने में लाकर पूछताछ करती है। तब ये तीनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और बीना शर्मा पुलिस को पूरी कहानी सुनाती है, जिसकी खूनी नींव बनी गैस एजेंसी। अर्जुन शर्मा और उनकी मां बीना के बीच गैस एजेंसी पर लोन को लेकर गहरा विवाद था, जिसने रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर दी थी। दरअसल बीना शर्मा ने अमरदीप गैस एजेंसी के नाम पर बैंक से लगभग 3.5 करोड़ रुपए का लोन लेने का फैसला किया था, पर अर्जुन इस लोन के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी मां इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करेगी, जिससे एजेंसी इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब सकती है। अर्जुन को लगता था कि उनकी मां ये लोन अपने करीबियों, खासकर विनोद उनियाल और डॉक्टर अजय खन्ना के कहने पर ले रही है। आपको बता दें, विनोद उनियाल और बीना एक दूसरे को काफी वक्त से जानते थे। विनोद उनका सबसे करीबी, कॉन्फिडेंट और एडवाइजर था, जो बीना के घर के पर्सनल डिसीजन से लेकर बिजनेस तक में दखल देता था, जबकि डॉक्टर अजय खन्ना से भी बीना की अच्छी खासी जान पहचान थी। वो देहरादून के एक जाने माने डॉक्टर थे और शहर के डालनवाला जैसे पॉश इलाके में अपना क्लिनिक चलाते थे। साथ ही एक फाइनेंस और बिजनेस पार्टनर भी थे। अजय खन्ना को समाज में एक रेप्यूटेड पर्सन के तौर पर देखा जाता था और ये दोनों हमेशा बीना शर्मा को उनके बेटे के खिलाफ भड़काते रहते थे। इसी वजह से अर्जुन इन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये लोग उनकी मां को गुमराह कर संपत्ति और पैसा हड़पना चाहते हैं। हालांकि अर्जुन एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, लेकिन मालिकाना हक और कागजी कार्रवाई में बीना का दबदबा था। जब बीना ने बिना अर्जुन की परमिशन के लोन लेकर प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जो वक्त के साथ इतने ज्यादा बढ़ गए कि अर्जुन ने घर छोड़ दिया और अपनी फैमिली को लेकर गढ़ी कैंट में किराए पर रहने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी बीना ने लोन उठा लिया और इस लोन की रकम का इस्तेमाल घर के कामों या बिजनेस के बजाय अपने बाहरी दोस्तों यानी विनोद उनियाल और उसकी पत्नी संगीता की मदद करने में लगा दिए। धीरे धीरे जब बैंक का कर्जा बढ़ने लगा और देनदार का दबाव बढ़ा तो बीना शर्मा ने देहरादून के GMS रोड पर स्थित अपनी एक बेशकीमती जमीन को बेचने का फैसला किया और इस जमीन का सौदा अजय खन्ना के साथ 14 करोड़ रुपए में तय हुआ। डॉक्टर खन्ना ने इस सौदे के लिए बीना शर्मा को 8 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर दे दिए और बीना ने इस पैसे का इस्तेमाल अपने कर्जों को चुकाने और विनोद उनियाल के साथ लेन देन में किया। पर अर्जुन शर्मा अपनी पुश्तैनी जमीन को इस तरह कौड़ियों के भाव बिकते नहीं देखना चाहते थे। उन्हें डर था कि उनकी मां सारा पैसा विनोद उनियाल जैसे लोगों पर लुटा देंगी। इसलिए अर्जुन ने इस जमीन के सौदे के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और स्टे ऑर्डर ले लिया। स्टे ऑर्डर लगने की वजह से जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी और डॉक्टर अजय खन्ना अपने 8 करोड़ रुपए वापस मांगने लगे, लेकिन बीना वो पैसे पहले ही खर्च कर चुके थे। इसलिए डॉक्टर खन्ना और विनोद उनियाल ने बीना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि या तो जमीन की रजिस्ट्री कराओ या फिर पैसे लौटाओ। अब बीना शर्मा को लगा कि अर्जुन किसी भी कीमत पर स्टे नहीं हटाएगा और उनके बैंक डिफॉल्टर होने का डर दांव पर है, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अर्जुन को रास्ते से हटाने का फैसला किया। विनोद उनियाल ने अपने ड्राइवर पंकज राणा और उसके भाई राजीव को इस काम के लिए तैयार किया और इस काम के बदले 12 लाख रुपए तय हुए, जिनमें से 3 लाख रुपए एडवांस दिए गए। ऐसा बताया जा रहा है कि अमाउंट डॉक्टर खन्ना और बीना ने मिलकर अरेंज किया था। अब बीना ने शूटरों को बताया कि अर्जुन रोज सुबह परेड ग्राउंड में टेनिस खेलने जाते थे और करीब 10:30 बजे वहां से बाहर निकलते हैं, इसलिए उसे मारने का सबसे अच्छा मौका यही है। ये जानने के बाद राजीव और पंकज 11 फरवरी 2026 की सुबह तिब्बती मार्केट पहुंच गए और जैसे ही अर्जुन बाहर निकले उन्होंने अर्जुन पर फायरिंग कर उनकी जान ले ली और फौरन ही वहां से फरार हो गए। इन सभी को लगा था कि उनका जुर्म कभी भी सामने नहीं आएगा, लेकिन पुलिस ने 48 घंटों में इस केस को सुलझा दिया और बीना शर्मा, डॉक्टर अजय खन्ना और विनोद उनियाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जबकि दोनों शूटर पंकज राणा और राजीव भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इन पांचों को क्या सजा मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, एक मां ने अपने बेटे के साथ जो किया वो कितना सही और कितना गलत था और उन्हें क्या सजा दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।